शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। शिवकांत जी, प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा आज, तो आपको क्या संकेत मिल रहा है कि प्रधानमंत्री क्या इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जिस लहजे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी है। देखिए, प्रधानमंत्री काफी तैश में थे और उनका तैश जो है वो वाजिब है। स्थिति ऐसी है, हमला ऐसा निर्मम हुआ है, तो तैश जो है वो नेता को आएगा ही। और ये एक तरह का जो जन आक्रोश है उसका प्रतिबिंबन है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अब ये समय भी आ गया है कि भारत को बात कम करनी चाहिए और काम ज्यादा करके दिखाना चाहिए। पिछले जो 2-3 बार घटनाएं हुई हैं, जैसे पठानकोट और उड़ी, ये दोनों हमले हुए, उसके जवाब में जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको कहा जाता है, 1 किलोमीटर के आसपास सीमा के अंदर जाकर के कुछ ठिकानों पे भारतीय सेना ने हमले किए थे। तो ठीक है, वो एक छोटा सा प्रयास था। और उसके बाद पुलवामा वाली जो घटना हुई और बालाकोट में जाकर के जैश ए मोहम्मद के अड्डों पे हवाई हमले किए गए। अब ये विवादास्पद है कि उसमें कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो भी एक जवाब था। लेकिन वो ये सब छोटे स्केल के जवाब है। अगर आप जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों पर को धूल में मिलाने की बात करते हैं, तो फिर आपको धूल में मिला के दिखाना होगा ना, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब ये है कि आप इशारा ये कर रहे हैं या संकेत ये दे रहे हैं, या दूसरे ये संकेत ले सकते हैं कि आप सीमा पार करके सेना से चढ़ाई करवाएंगे और तब जा करके वो ठिकाने खत्म करेंगे। अगर आप हवाई हमले करेंगे तो उधर से हवाई हमले की तैयारी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने अपनी प्रस्तावना में ये सवाल उठाया कि भारत इस्राइल जैसी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। तो उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि पाकिस्तान के पास परमाणु कवच है। ये दुर्भाग्य की बात है। और जब दूसरे देश के पास परमाणु कवच होता है और वो इतना गैर जिम्मेदाराना हाथों में होता है कि आप जरा सी बात पर जो है ये आप उम्मीद कर सकते हैं, या ये खतरा, ये जोखिम आप महसूस कर सकते हैं कि कोई कुछ भी कर देगा। तो ऐसे में कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। और पूरी दुनिया भी इस बात को लेकर के चिंतित होगी कि अगर दोनों के बीच खुदा न खास्ता परमाणु लड़ाई की नौबत आ जाती है, तो नुकसान जो है वो दोनों देशों को ही नहीं, आसपास के दूसरे देशों को भी होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं इजराइल बनने में। तो इजराइल आप बन नहीं सकते हैं, उसके लिए रास्ता पाकिस्तान में इजरायल आप पहले बन बनता नहीं है। सकते। हाँ, इजरायल आप बन नहीं सकते। सीमा पार जाकर हवाई हमला करना वो भी काफ़ी रिस्की है। हमारे साथ दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व एम्बेसडर हैं। वोरा साहब, वाकई ये हमारी सीमाएं हैं जिसको हम लांघ सकते नहीं हैं। ये डिफेटिस्ट एटीट्यूड मैं बहुत सुन चुका हूँ। मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए कूटनीति। अरे उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मत करो, वो तुमको जितना ठोकेगा हाथ जोड़ो के और आके ठोक मेरे को। व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस सर? जब उसको न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर 1999, आपको याद है कारगिल में मेरे परिवार ने एक बच्चे को खोया था सर। तब न्यूक्लियर वेपन्स उसके कहां गए थे? संदूक में बंद करके ताला लगाया था। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था? हमने दिवाली के लिए रखे आपने। डोंट फॉल फॉर दिस ब्लफ। वो कभी प्रयोग नहीं करेगा उसका, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स आर ए डिटरेंट। जितनी मेरी को अभी तक कूटनीति में, डिप्लोमेसी में 52 ईयर समझा हूं, इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ था। वो हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बाद नहीं हुआ था। सोवियत संघ के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स थे सर, आपको याद है? अफगानिस्तान में वो गए थे, कहां गए न्यूक्लियर वेपन्स? क्यों नहीं इस्तेमाल किया? रूस के पास न्यूक्लियर वेपन, यूक्रेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहे हैं। वो प्रयोग नहीं करेगा इनका, वो सिर्फ धमकी देगा और कुछ लोग डर जाते हैं, ओ उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है। सर, मैं अब आपको बता देता हूं, एंड प्लीज हियर मी आउट। प्राइम मिनिस्टर ने 3 चीजें कही थी, 3 ऑफ हिज स्पीचेस जो मैंने बड़े ध्यान से सुनी थी, मेरे दिमाग में वो दे आर फिक्स्ड। एक उन्होंने कहा था मेरी फितरत है चुन चुन के बदला लूंगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तीसरा उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा। सर, घर में घुस के मार हम सकते हैं, उसके पास क्षमता नहीं है।
क्या बताया था सर आपने? चाणक्य का नाम सुना है? वो तो मेरे, हम लोगों के सबके, ऑल ऑफ अस इन डिप्लोमेसी, हमारे तो वो परदादा हैं। क्या बोला था उन्होंने? साम दाम भेद दंड। साम में कसम परसुएशन, कोई टाइम नहीं बचा बातचीत करने का, फिनिश, गेम ओवर। उसके बाद आता है दान, विच मीन्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो हमने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। तीसरा आता है भेद। सर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का नाम सुना है? 57 देश हैं, कौन समर्थन करता है पाकिस्तान का? एक 58th मेंबर है, ऑनररी मेंबर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके अतिरिक्त और कोई उसका समर्थन नहीं करता है। और फिर आता है दंड। अब आपको, आप जब प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा ये जो इंडस वाटर ट्रीटी से सस्पेंशन है, इसके क्या मायने हैं, जो हमने लोगों को ब्रीफिंग दी है, जो हमने वीजा। सर मैं आगे में मैं इस पे खत्म भी कर, चर्चा, आगे मैं इस पे भी चर्चा, हाँ हाँ, मैं बताऊंगा आपको कि इसके मायने क्या हैं। सो फाइनली सर, जो हमने इस समय डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, द नेक्स्ट थिंग फॉर दंड इज मिलिट्री एक्शन। और ये कहना उसके पास ये है और वो है, नॉनसेंस। वो कभी उसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि मेरी धरती इतनी बड़ी है। चलिए आपने दिल्ली पे कर दिया, यहां कर दिया, पर उसका नाम और निशान अगले 10,000 साल के लिए मिट जाएगा, वो ये जानता है सर। आई रेस्ट माई केस। ठीक है, आगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने जो बातें कही वो शिवकांत जी के जवाब में कहा है, तो शिवकांत जी आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं शुभांकर और आशुतोष जी जुड़ गए हैं, उनके पास जाऊंगा मैं। शिवकांत जी, इनका कहना है कि ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन है, उसके डर से हम कुछ करें ही नहीं, नहीं। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन वोरा साहब ने पहला ही वाक्य बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डिटरेंस हैं। तो डिटरेंस का ही तो वो इस्तेमाल कर रहा है, ये डिटरेंस ही है। हम इसलिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि उसका खतरा है। हम एक जिम्मेदार देश हैं, आप अपने नागरिकों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक अंधा, आप पागल जो है देश है, जो कुछ भी कर सकता है, जो मजहब के नाम पे ही सब कुछ करता है। ये आतंक भी मजहबी आतंक है, वो देश ही मजहबी है, वो मजहब के आधार पे बना हुआ देश है। तो ऐसे मजहबी जुनून वाले देश के साथ, जिसके पास परमाणु बम, आखिरकार ईरान को क्यों नहीं परमाणु बम बनाने दे रहा अमेरिका? क्यों पूरी की पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चिंतित है कि एक पाकिस्तान ही काफी है, ऊपर से अगर ईरान और हो गया तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे आप उसको? तो ये सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसराइल के सामने ये समस्या नहीं है। इसराइल के चारों ओर नजर घुमा के देखें, कोई परमाणु शक्ति संपन्न अभी देश नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसराइल को भी 4 बार सोचना पड़ता। और हाँ, वोरा साहब ने जो है वो जो रूस और यूक्रेन की बात कही कि काश कि यूक्रेन ने 1994 में अपने परमाणु हथियारों का जखीरा रूस को नहीं दिया होता। अगर नहीं दिया होता तो आज यूक्रेन इस हालत में नहीं होता। तो ये भी इस बात को सिद्ध करता है कि परमाणु कवच जो है वो सच में डिटरेंस है। अगर वो होता तो उसने दे दिया, भरोसे में आके दे दिया। इन सब लोगों ने, अमेरिका ने, रूस ने, ब्रिटेन ने, इन सब ने मिलकर के गारंटी दी थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप परमाणु निरस्त्रीकरण कर दीजिए, अपने जो है हथियार दे दीजिए। उन्होंने दे करके गलती की ना, अब उसको भुगत रहे हैं। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है, भारत के सामने एक बहुत बड़ी सीमा है। इसीलिए उसके भीतर रह करके भारत को जो भी करना पड़ेगा। इसलिए भारत को कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए। क्योंकि ज्यादा बातें करने से फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुलझाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपके इस कमेंट पे मैं वोरा साहब से और शुभांकर दोनों से इस पे रिएक्शन लूंगा, चूंकि सीधे तौर पर इस पे जुड़े हुए हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर यहाँ पास आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, अभी सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है और उस बैठक में ये कहा गया, जो खड़गे साहब का बयान है, कि हम सरकार के एक्शन का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की जाए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इस बयान का ये मतलब निकाला जाए कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हालात से निपटने के लिए, जवाबी कार्रवाई देने के लिए, कांग्रेस वहाँ पे, ये विपक्षी पार्टी वहाँ पे कोई राजनीति नहीं करेगी, एक सुर में सब साथ रहेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, जब ये हादसा हुआ, मैं सोमवार तक पहलगाम के इलाके में ही था। अगले दिन ये हादसा हुआ, तो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं कि उस वक्त तक, सोमवार तक, शायद ही कोई ये कह सकता होगा कि कश्मीर के अंदर इतना बड़ा हादसा हो सकता है। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे के
चार रिस्पॉन्स हो सकते हैं। एक तो इमीडिएटली आप इमोशनल रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं इमीडिएटली, और जिस तरीके से वहां हत्या हुई है उससे हर हिंदुस्तानी का खून खौला है और हर हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में है। एक तो काम ये कर सकते हैं फौरन गुस्से में आनन फानन कोई कदम उठा ले, लेकिन जो भारत जैसा जो मैच्योर डेमोक्रेसी है और जो एक पुरानी सभ्यता है, उसको किसी भी तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। उसका पूरा रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, टैक्टिकल होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए, और वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करके ऐसी चोट पहुंचानी चाहिए ताकि पाकिस्तान फिर कभी इस तरीके की हरकत ना करे। तो जो महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमें इसका महत्व समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने इस बार एक तरीके से ट्रैप ले करने की कोशिश की है। वो ट्रैप क्या है? आप पहले देखिए 14-15 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ टू नेशन थियरी की बात करते हैं, दो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पाकिस्तान दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर बना हुआ है, लेकिन वो दो राष्ट्रवाद की बात करता है और कहता है कश्मीर हमारा जगुलर वेद है। उसके बाद आतंकवादी पहलगाम में आते हैं, लोगों का धर्म पूछकर उनका कत्ल करते हैं, और फिर आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो भारत के जवाब में पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमने तो सिर्फ सिंधु जल ट्रीटी को ही अभी अबेंस में डाला है। उसका कहना है कि भारत के साथ जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज हैं इंक्लूडिंग शिमला एग्रीमेंट, हम उसको फिलहाल स्थगित कर सकते हैं। आपने अटारी बंद किया, उसने कहा हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। आपने कहा सार्क का वीजा बंद करें, उसने कहा हम सब कुछ सारे वीजा बंद कर रहे हैं। और अंत में वो कहता है कि हिंदुस्तान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उससे जो टू नेशन की थ्योरी कायदे आजम जिन्ना की थी वो सही साबित हो रही। अब हम जब तक इसको डिकोड करके नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान चाहता क्या है, क्या पाकिस्तान टू नेशन थियरी की बात को जिंदा करके एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह संदेश देना चाहता है कि आपका भविष्य हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाने की बात कर रहा है, तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक है। और इसलिए मैं कहता हूं हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया, आपने बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया। एक रक्षा एस्टैब्लिशमेंट पे जो लोग, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो आर्मी चीफ है, जो नेवल चीफ हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, इनके विवेक पर भरोसा करना चाहिए कि वो बहुत कूल हेडेड होके, कोल्ड ब्लडेड तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे और तब पाकिस्तान को जवाब देंगे। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान आनन फानन में कोई भी फैसला कर सकता, भारत नहीं कर सकता है। भारत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अमेरिका वियतनाम में घुस गया, क्या हुआ? रूस यूक्रेन में घुस गया, क्या हुआ? आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिकी सेना घुसी थी, सोवियत यूनियन में घुसा था, अंत में क्या हुआ? तालिबान वहां बैठा हुआ आज की तारीख में। और इजराइल लगातार गाजा पे हमला कर रहा है, आज भी वहां गाजा में आतंकवादी जिंदा है। तो सवाल सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने का नहीं है, सवाल इस समस्या को बहुत ही समझदारी के साथ हैंडल करने का है। और यह समझना पड़ेगा कि टू नेशन थियरी की बात को क्यों बुलंद कर रहा पाकिस्तान इस वक्त, और क्यों हिंदू और धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। जब तक यह समझ के हम अपना कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तब तक हम गलती करेंगे। ये टू नेशन थ्योरी को क्यों बार बार पाकिस्तान पुश कर रहा है, और हमले से पहले जिस तरह के बयान आए और अभी जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, जो आशुतोष जी ने कहा वो चोर बोले जोर से वाली स्थिति यहाँ पे थी, वो हमसे एक कदम आगे बढ़ के प्रतिक्रिया दे रहा है। वो बोल रहा है कि हम तो कारोबार सिर्फ आपसे नहीं रोकेंगे, जो थर्ड कंट्री उसके जरिए कारोबार होता है उसको भी हम रोकने का फैसला कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान देके वाकई हो सकता है कि भड़काने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हो। इस पे मैं